नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत अग्रवाल हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो एक ज्यादातर बच्चों में देखा जाने वाला डिसऑर्डर है। तो ये जो बीमारी है, आज हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में, इसको कैसे पहचानना है और इसका इलाज कैसे होता है और हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की, ये हम आज कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है और ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ वाली एज होती है, उस टाइम पे ये डिसऑर्डर होता है हमारे को। सबसे ज्यादा कॉमनली ये बच्चों में देखा जाता है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उम्र के साथ साथ ये देखा गया है कि ज्यादातर बच्चों में ये बीमारी धीरे धीरे करके काफी हद तक इसके लक्षण ठीक होने लग जाते हैं। इलाज इसका करने से ये लक्षण और जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों में ही देखे जाने वाली बीमारी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी बचपन से लेकर बड़े होने तक भी कंटिन्यू हो जाती है और कुछ कुछ लक्षण बड़े लोगों में भी कई बार देखे जाते हैं। तो हम इस बीमारी को कैसे पहचाने, किस में होती है और कितनी कॉमनली होती है, ये आज हम कोशिश करेंगे जानने की। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसकी जो स्टडीज हुई हैं वो ज्यादातर बच्चों में होती है और बच्चों में ये देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में करीब जो स्टडीज हुई हैं उसमें 11 से 12% बच्चों में ये बीमारी देखी गई है। ये इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे में या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के बच्चे में ऐसे लक्षण तो नहीं है? उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा टिक के नहीं बैठता एक जगह या इधर उधर घूमता रहता है। उसको काम करने के लिए बिठाना या उसको पढ़ाई करने के लिए बिठाना बहुत ही मुसीबत होती है और बहुत अक्सर चीजें घुमाता रहता है, या ऐसा महसूस होता है कि उसमें मोटर फिट है और वो बस भागता ही रहता है या उठ के चलता ही रहता है, एक जगह कहीं पे भी टिक के नहीं बैठता। तो अक्सर हम ऐसे बच्चों को, आपने देखा होगा कि टीचर्स भी और पेरेंट्स भी डांट के या मार के उनको बिठाने में और उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत में हो सकता है कि ये बच्चा जो है, जिसको ये सारी परेशानी हो रही है और इन सारी परेशानियों की वजह से वो, क्योंकि फोकस ही नहीं कर पा रहा, एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहा, तो उसके पढ़ाई में भी उसको परेशानी होती है, स्कूल में भी परेशानियां आती हैं। और टीचर्स भी बहुत बार आपको कंप्लेंट करेंगी स्कूल से, टीचर्स भी पेरेंट्स को कंप्लेंट करती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर एडीएचडी हो। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आसपास जिस बच्चे को आप देख रहे हैं या अपने बच्चे को आप देख रहे हैं उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है? तो एडीएचडी में कुछ लक्षण जो है वो उसके नाम में ही छुपे हैं। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है अटेंशन ना दे पाना, यानी कि ध्यान ना दे पाना या कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। और दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी। तो ये दो शब्दों का मिश्रण है, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि एक तो वो ध्यान नहीं दे पाते या फोकस नहीं कर पाते या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और दूसरा होता है कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी या एक्टिविटी होती है उनमें। तो वो सारा टाइम, जो हाइपर एक्टिविटी के लक्षण हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे? कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका बच्चा एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं पा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें मोटर फिट है और वो सारी जगह बस भागता रहता है, या थोड़ी देर जैसे आपने बिठा भी दिया उसे डांट के या कुछ बोल के, तो वो थोड़ी देर में फिर से उसको इच्छा होगी कि वो उठ के इधर उधर चले। ऐसे ही साथ में ऐसा लगता है कि वो सारा टाइम या तो कूदता रहता है या सारा टाइम बोलता रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है। ऐसे बच्चों में एक ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं जहां पे वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब कि वो बिना सोचे समझे एकदम अचानक कुछ कुछ चीजें करने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में जब वो क्लास में बैठे हैं, तो अक्सर आपको एक ये टीचर से कंप्लेंट सुनने को मिलेगी कि वो क्लास में टिक के नहीं बैठते, पढ़ाई चल रही है उसी के बीच में वो कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, या आपस में बात, एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं बच्चे, या फिर उठ उठ के घूमते रहेंगे क्लास के बीच में भी, या सबको डिस्टर्ब करते रहेंगे, या उनसे कुछ पूछा गया तो वो रुक नहीं पाते, वो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही एकदम से आंसर कर देंगे। या फिर टर्न, अगर जैसे एक लाइन बनी हुई है किसी चीज के लिए, कुछ चीज लेनी है या कहीं जाना है, तो
उस लाइन में लगने के लिए या वेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो बार बार उस लाइन को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेंगे, या उस लाइन में पीछे मुड़ के बात करने लगेंगे, या साइड निकल के खड़े हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी में देखे जाते हैं। यानी कि उनमें एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है और बिना सोचे समझे वो डिसीजन लेने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वो जिस टाइम पे जो भी बात बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो ये नहीं देखते कि आसपास उन्हें उस समय बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए क्लास में वो ऐसा करते हैं। और बहुत अक्सर ये एक कॉमन कंप्लेंट होती है जो टीचर जो है वो पेरेंट्स को बताती है या माँ बाप माता पिता को बताते हैं। दूसरी तरफ जो अटेंशन डेफिसिट यानी कि फोकस ना कर पाना या कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना या ध्यान ध्यान ना लगा पाना, उसके जो लक्षण होते हैं उसमें होता है कि वो जैसे कोई पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो उनका ध्यान बहुत जल्दी उस चीज से हट जाता है। कोई भी वो काम करने बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए वो ध्यान दे पाएंगे उस पर, थोड़ी देर बाद वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या उनका ध्यान किसी और चीज पे चला जाएगा। ऐसे ही उनका आप नाम बुलाते रहेंगे तो बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप उनका नाम बार बार बुला रहे हैं पर वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बार बच्चों को डांट पड़ती है कि वो सुनते नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसकी अटेंशन का जो या उसका ध्यान देने का जो स्पैन है वो इतना कम है कि वो आपकी बात को ध्यान दे ही नहीं पा रहा। जहां पे भी वो ध्यान दे रहा है अभी इस समय, वहां से एकदम से उसका ध्यान हटाना और दूसरी चीज पे लगाना उसके लिए डिफिकल्ट है। ऐसे ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक ही चीज पे फोकस कर पाते हैं, और साथ साथ अगर चार पांच चीजें उन्हें करनी पड़े तो वो नहीं कर पाते बच्चे, या फिर एक साथ बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही चीजें, दोनों ही लक्षण देखे जाते हैं जब हम बात करते हैं हाई अटेंशन डेफिसिट की। इसके अलावा भूलने की और याद ना रख पाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, कि वो याद नहीं जल्दी कर पाते चीजों को या बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होती तो इसीलिए वो याद भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जो लक्षण देखा जाता है वो ये भी होता है कि स्कूल में बच्चे बहुत जल्दी अपने पेन पेंसिल इरेजर या शार्पनर घुमा देते हैं, या चीजें घुमाने की आदत बहुत ज्यादा होती है। और जब टेस्ट लिख रहे हैं तो टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं या गलतियां होती हैं, वो ऐसी गलतियां होती हैं जिसमें वो गौर अगर दे कर पाते, अगर वो अटेंशन दे पाते तो वो गलतियां शायद नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनका ध्यान इतना नहीं लग पाता तो वो गलतियां भी उनसे बार बार होती रहती हैं। तो ये लक्षण हैं जो ज्यादातर देखे जाते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या यानी कि एडीएचडी में। अब एडीएचडी के लिए जैसे बच्चे जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स अक्सर इस कंप्लेंट के साथ जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनके पास भी पहुंचते हैं। और ज्यादातर ये कंप्लेंट उन्हें स्कूल से सुनने को मिलती है, क्योंकि इस उम्र में 5 साल से पहले ये सबसे सबसे पहले देखा जाता है बीमारी। जब बच्चा 5 साल का होता है उससे पहले ये शुरुआत इसकी हो जाती है और धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो ज्यादातर बच्चे इस उम्र में स्कूल में बिताते हैं। तो इस वजह से स्कूल में सबसे ज्यादा कंप्लेंट सुनने को मिलती है टीचर की तरफ से। अब इसके कारण क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर जो है अंदरूनी कारण है, यानी कि बायोलॉजिकल कारण है। तो जेनेटिक कारण की हम बात करते हैं कि ये देखा गया है कि अगर एक बच्चे के रिश्तेदारों में यानी कि माता पिता में या उनके ऊपर उनके दादा दादी या नाना नानी या और कोई संबंधी यानी कि चाची चाचा जी जो उनसे खून से जिनका रिश्ता है, यानी कि चाचा या ताऊ जी या बुआ या मामा या मौसी, उनमें से अगर किसी रिश्तेदार में जो खून से उनका जिनका रिश्ता है, अगर उनमें ऐसे लक्षण पहले देखे गए हैं तो ये संभावना होती है कि बच्चे में भी वो लक्षण आ सकते हैं आगे जाके। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जैसे अगर जब बच्चा पेट में होता है, जैसे मदर प्रेग्नेंट है, माँ जो माता है वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे अगर जैसे कोई परेशानी होती है और या फिर जैसे बच्चा प्री टर्म पैदा होता है या समय से पहले पैदा हो जाता है, 9 महीने से पहले, या फिर कम वजन का पैदा होता है, तो उसके जो दिमाग है उसमें अगर जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो उसका एक आगे बनने का जो क्रिया है, उसमें अगर कोई परेशानी होती है तो ज्यादातर देखा जाता है कि ये बीमारी होती है। इसको पहले से पकड़ने का या इसको रोकने का अभी तक ऐसा कोई
उपाय नहीं है अवेलेबल जो किसी को पता हो। कोशिश यही करी जाती है इसीलिए ही इसको रोकने के लिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है हेल्प प्रोवाइड करी जाती है ताकि उस टाइम पे हेल्दी रहे, जो माँ है वो हेल्दी रहे। तो उम्मीद करी जाती है कि उसकी वजह से बच्चों में आमतौर पे भी जो बीमारियां होती हैं वो कम होंगी। तो एक यही उपाय है जो आज तक मिल पाया है, उसके अलावा और अलग से इसको रोकने के लिए या पहले ही पकड़ने का कोई अभी जरिया नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बच्चों का थोड़ा सा ही व्यवहार अलग होता है बाकी बच्चों से, तो सिर्फ इस चीज को एक ऐसी चीज मान के कि ये बच्चा बात नहीं सुनता या बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसा मान के उस बच्चे को बस डांटा या मारा जाता है और उस चीज के लिए हेल्प नहीं ली जाती। ऐसे बच्चे को बस समझाने की कोशिश करते रहते हैं या पनिशमेंट मिलती रहती है, डांट पड़ती रहती है, लेकिन उस बच्चे के लिए कोई प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेता। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि माता पिता को और टीचर्स को जो भी उन बच्चों के आसपास है उनको सबसे पहले ये चीज जरूरी है सीखनी कि वो कैसे आइडेंटिफाई या कैसे पहचाने कि इस बच्चे को ये लक्षण है। तो मैंने लक्षण आपको सारे बताए इससे पहले कि क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे में जो आपके आसपास है उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपको किसी भी, या तो बच्चों के डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो भी इसमें ट्रेंड होते हैं, और या फिर साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, उनमें से किसी के पास भी आपको लेके जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों ही ये बीमारियों को देखते हैं। आप जिसके पास भी, जो भी आपके पास इमिडिएटली अवेलेबल हो, जो आपके नजदीक हो या जिससे आपकी जान पहचान हो, उनके पास आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये है कि जितना जल्दी इसका इलाज शुरू होता है उतना जल्दी इसमें असर आना शुरू होता है और उतनी ही संभावना है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये बीमारी बचपन में देखी जाती है बच्चों में, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वो बड़े होते हैं, ये बीमारी के कुछ लक्षण धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और बड़े होने तक ज्यादातर लक्षण ठीक हो जाते हैं। अगर ये, लेकिन वो जो बचपन का टाइम होता है जिस टाइम पे उनमें लक्षण है, उस टाइम पे उनके ऊपर जो बाकी चीजों का स्ट्रेस है, जैसे पढ़ाई, उनको भी ये चीज माँ बाप भी देखते हैं और टीचर्स भी देखते हैं कि उनको पढ़ाई में परेशानी हो रही है, और बच्चे खुद भी महसूस कर पाते हैं कि वो बाकी सब लोगों की तरह नहीं पढ़ाई कर पाते। इसके साथ साथ उन्हें डांट पड़ती रहती है। तो ये सारी चीजों का भी दबाव उस बच्चे की मानसिकता पे आने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से जैसे वो बड़ा होगा, चाहे उसके एडीएचडी के लक्षण कम भी हो जाएं, लेकिन वो और किसी ना किसी परेशानी जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन से परेशान होने लग जाएगा, या उसे ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसका इलाज आप सबसे पहले इसको पहचान पाए कि एक बच्चे को, आपके बच्चे को ये बीमारी है, और जल्दी से जल्दी इलाज लेने से ये और जल्दी ठीक होने वाली बीमारी है। और इसके लक्षण जितनी जल्दी ठीक होते हैं, बच्चे का ध्यान उतनी जल्दी बेटर होता है और बच्चा उतना ही अच्छा पढ़ाई में भी कर पाता है। तो अब अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक साइकियाट्रिस्ट या किसी बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाना है अपने बच्चे को। इसका इलाज दो तरह से होता है, एक दवाई से इलाज होता है और दूसरा इलाज होता है कि इसमें काउंसलिंग या थेरेपी दी जाती है। दवाइयां इसमें कुछ गिनी चुनी दवाइयां आती हैं जिसका असर देखा गया है। वो दवाइयां मैं आज आपको इस टॉपिक में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। दवाइयां जो हैं वो आपको जब आप डॉक्टर के पास जाएं वो बताएं तो ही बेहतर रहेगा डायरेक्टली, क्योंकि हर किसी में हर दवाई का रोल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक दवाइयां दी जाती हैं और उनका कुछ हर किसी का अपना एक देने का तरीका होता है। दूसरा जो होता है वो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इसमें बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि काउंसलिंग से ये होता है कि कुछ आपके बच्चे का व्यवहार एडीएचडी के कारण है, और कुछ आपके बच्चे का व्यवहार क्योंकि उसे उसकी वजह से डांट पड़ रही है, या उसे ऐसा खुद से महसूस होने लग जाता है कि उससे ध्यान नहीं लगाया जा रहा, या वो हाइपर एक्टिव है या ज्यादा तेज है। तो ऐसी चीजों की वजह से वो खुद से भी परेशान होने लग जाता है और उसके व्यवहार में भी फर्क आने लग जाता है। अक्सर जो व्यवहार में देखा जाता है, जो असर आता है, वो ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़ा रहना शुरू कर देते हैं, या लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं, या माता पिता की बात नहीं सुनते, या उल्टा जवाब देते हैं, या जिद्दीपना आ जाता है उनमें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं काउंसलिंग में, एडीएचडी के बच्चे से आपको कैसे उससे पढ़ाई करवानी है, किस तरह से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ये भी सिखाया जाता है।
और ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप कोई उसका एक बिहेवियर आपको या व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा या आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं चीज है जो वो कर रहा है, तो उसको कैसे आपको बदलना है, उसमें माता पिता को ट्रेन किया जाता है उस काउंसलिंग में। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग चलती है, लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि आप एक बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो माता पिता को उसके बड़े होने के साथ साथ किस उम्र पे क्या चीज करनी चाहिए इसका पता होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर ये बोला जाता है कि काउंसलिंग में जैसे आपके बच्चे को जो है टिक के बैठने में एक जगह पे परेशानी होती है और वो ध्यान एक चीज में बहुत कम देर के लिए लगा पाता है, थोड़ी देर बाद उसका ध्यान हट जाता है। तो ज्यादातर ये बोलते हैं हम कि आप अपने बच्चे का जो पढ़ाई का टाइम है उसको डिवाइड कीजिए। उस ऐसा नहीं है कि आप उसको ये कोशिश कीजिए कि वो 1 या 2 घंटे लगातार बैठा रहे। कोशिश ये कीजिए कि वो थोड़ी देर, जितनी भी देर वो कंसंट्रेट कर पाता है या ध्यान लगा पाता है, उतनी देर के लिए उसे बिठाइए। और उसके बाद उसको बीच बीच में ब्रेक्स देते रहिए, या बीच बीच में उसको थोड़ी देर रिलैक्स करने दीजिए या थोड़ी देर पढ़ाई से हटा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि डिवाइड करके आप पढ़ाई का टाइम बेटर बना सकते हैं। अगर वो 15-15 मिनट करके या आधा आधा घंटा करके बैठता है और बीच में 10 मिनट का या 5 मिनट का गैप ले लेता है, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होगी, ना कि 1 या 2 घंटा लगातार बैठने से। दूसरी चीज ये होती है कि अक्सर ये चीज, जैसे मैंने बोला शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ आज के बात में हमारी, कि ऐसे बच्चों में क्योंकि हम उनका व्यवहार हमें लगता है कि ये बिगड़ गया है या ये बात नहीं सुनता, तो अक्सर ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा डांटने की उनको या उनको मार के समझाने की जो है माता पिता की चीज व्यवहार देखा जाता है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि अगर आप किसी चीज में उसको, बच्चे को डांट रहे हैं बिना उसको कुछ समझाए, तो वो बच्चा सिर्फ ये समझता है कि अगर वो सिर्फ डरना सीखता है कि मेरे को ये व्यवहार इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे को इसके लिए डांट पड़ेगी, लेकिन क्यों नहीं करना या कैसे करना है वो ये चीज नहीं सीख पाता। तो बच्चों में कोई भी चीज सिखाने के लिए हम अक्सर ये बोलते हैं कि आप बच्चे को ये मत बोलिए कि आप ऐसा मत करो। हम ये चीज बोलते हैं कि बच्चे ना नहीं सुन पाते या ना कोई चीज नहीं करनी है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो छोटे हैं अभी। उनको ये नहीं पता कि अगर आपने उन्हें मना किया कोई चीज करने से तो वो उसकी जगह क्या करें। तो ज्यादातर हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ समझाना भी चाहते हैं, तो उसको ये मत बोलिए कि आप ऐसा मत करो। आप उन्हें ये बताओ कि इसकी जगह आप इस तरह से करके देखो। आप उन्हें प्रॉब्लम बताने के बजाय या जो वो कर रहे हैं उसको गलती, उसमें गलती बताने के बजाय आप उन्हें सही तरीका बताओ कि आपको ऐसा करना चाहिए, उससे चीजें बेटर होंगी। तो उससे क्या है, बच्चा एक नई चीज भी सीखता है और बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता कि उसे ये चीज कैसे करनी है। उसे खुद नहीं चिंता रहती उस चीज को पता करने की। उसको आपने क्लियरली बताना उसको, क्योंकि बच्चे का, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का ध्यान कम लगता है किसी चीज पे और बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है। तो आपको उस बच्चे को एक सिंपल सेंटेंस में सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन देनी है या सीधा सीधा उसको एक चीज बोलनी है करने के लिए कि इस तरह से आपको करना है ये। अगर आप बहुत देर उसे समझाते रहेंगे तो भी क्या होगा कि उसका ध्यान हट जाएगा, और जैसे ही उसका ध्यान हटेगा तो आपने जो पहले भी बोला वो चीज भी उसे याद नहीं रहेगी। तो आपको छोटे से सेंटेंस में, छोटे से एक वाक्य में उसको बस सिर्फ जो मेन चीज, आप मेन बात बताना चाह रहे हैं उस चीज को आपको बताना है, और उसी चीज से वो बच्चा जो है समझने लग जाएगा धीरे धीरे करके। दूसरी रही बात, अगर आप डांट रहे हैं उस बच्चे को, तो डांटने से क्या होता है कि बच्चों को धीरे धीरे करके उस डांट की भी आदत पड़ने लग जाती है और उनको उस डांट से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उल्टा ये होने लग जाता है कि बच्चों को ऐसा महसूस होने लग जाता है अंदरूनी तौर पे, जानबूझ के बच्चा फिर भी नहीं करता, लेकिन अंदरूनी तौर पे बच्चे का ये व्यवहार बन जाता है कि वो डांट के ही बात सुनने लग जाता है। ये वैसे ही है कि जैसे एक बच्चा है जो बहुत ही जिद्दी है और जो आप कहीं लेके गए हैं उसे मार्केट में और वो आपसे वो जिद कर रहा है कि उसे कोई खिलौना खरीदना है। अब अगर आपने उस टाइम पे उसको मना करा और वो जिद करना शुरू करता है और वो लेट जाता है और हाथ पैर पटकता है, अगर अब आप उस टाइम पे उसको डांटेंगे या मारेंगे या उस टाइम पे उसकी बात और उसको डांट मना करेंगे, तो वो और इससे अगला बढ़ के जिद करेगा।
और अगर आप उस टाइम पे उसको उसकी बात मान लेंगे, दिला देंगे, तो अगली बार से वो हर बार यही सेम चीज करने लग जाएगा। हर हर बार वो रोएगा और लेट जाएगा और हाथ पैर पटकेगा। तो इसका सही तरीका ये होता है कि आपको अगर व्यवहार कोई हटाना है तो आपको उसे नजरअंदाज करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको यही है कि आप उसको आराम से बताओ कि ये चीज ठीक नहीं है और आपको क्या करना चाहिए इसकी जगह। ये ना बोलकर कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप बताओ कि ये इसकी जगह आपको ऐसा करना चाहिए, जो भी आप बताना चाह रहे हैं कि अच्छा व्यवहार है। उसके बाद अगर वो दोबारा भी करता है तो आप उस चीज पे उसे डांटने या मारने के बजाय नजरअंदाज कीजिए। जितनी बार आप उसे नजरअंदाज करेंगे उतनी बार उसे ऐसा महसूस होगा कि ये करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो उस वाले व्यवहार को करना कम कर देगा। अब इसके आगे आपको कैसे बढ़ना है? जो भी व्यवहार आपको लगता है कि आपको बढ़ाना है, जैसे आपको लगता है कि बच्चा जो है वो टिक के बैठ के पढ़ता नहीं है, तो अगर आपको उस व्यवहार को बेहतर बनाना है तो जो भी आप काम करवाना चाहते हैं उसके लिए उसे कुछ रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड मतलब कि उसको उसको कोई गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे कुछ दिलाना ही जरूरी है, उसको कुछ भी प्रशंसा कीजिए उसकी। उसको बोलिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया, या उसको गले लगाइए, या उसको शाबाशी दीजिए, या उसको कोई एक छोटी चीज दिला के दे सकते हैं। उस सिर्फ उस टाइम पे जब वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आप चाहते हैं कि वो करे, या जो आपको लगता है कि अच्छा है, तो उससे बच्चे को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगर करता हूं ये चीज तो मेरे पे ध्यान दिया जाता है और मेरे को प्रशंसा मिलती है, मेरे को अच्छा लगता है। तो बच्चा वो वाली चीज ज्यादा करने में खुश रहेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया, जो हम काउंसलिंग में व्यवहार को बदलने के लिए बताते हैं जब हम एडीएचडी के बच्चे की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसके साथ मैं ये आज का हमारा डिस्कशन समाप्त करूंगा, सबसे जरूरी चीज यही है कि एडीएचडी काफी कॉमन है। जैसे मैंने बताया 11% बच्चों में देखा जाता है, ये जो स्कूल जैसे जाने वाले बच्चों में जो स्टडी करी गई है, 11% बच्चों में ये देखा गया है। तो ये काफी कॉमन चीज है। बस सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम में से किसी को भी कैसे पहचानना है ये नहीं पता होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको चीजें बताई उससे आप इस चीज को पहचानना शुरू कर पाएंगे। इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इससे संबंधित और मिल जाएंगी जानकारी, कि कैसे इसको और बेहतर पहचानना है, इसके बारे में और क्या करना है। तो धीरे धीरे करके आप इसके बारे में जानना शुरू कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगला स्टेप जो आपको बस एक कदम जो उठाना है वो सिर्फ ये उठाना है कि आपको उसको एक सही डॉक्टर के पास लेके जाना है, और उसके बाद इलाज अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आज का ये टॉपिक बंद करता हूँ। थैंक यू।